हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब बढ़िया होंगे बच्चों। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग करने वाले हैं द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का पहला यूनिट करने वाले हैं। हैंड रिटन नोट्स आपके पास अवेलेबल होंगे। मैंने उसमें कीवर्ड्स जो हैं वो हाईलाइट करके लाया हूं। आप भी अपने हैंड रिटन नोट्स में अगर हाईलाइट कर लेंगे तो आपको बाद में जब आप खुद से रिवीजन करेंगे ना तो बहुत ज्यादा हेल्प होगी। इसमें टोटल 3 यूनिट्स हैं। आज हम उसका पहला यूनिट रिवाइज करने वाले हैं और जो एमसीक्यू सेशन होगा इसका कब होगा, दैट इज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ थर्ड यूनिट, यानी जब द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के तीनों यूनिट कंप्लीट हो जाएंगे फिर एक लाइव एमसीक्यू सेशन लिया जाएगा जैसे हम नॉर्मली करते हैं। तो चलें स्टार्ट करें। यस सर। तो कौन सा यूनिट 1 है बच्चों? यूनिट 1। अरे ओ ये क्या हो रहा है भैया, ये क्या हो रहा है। चलिए, हाँ, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी हम इसमें पढ़ने वाले हैं। इंडेमनिटी तो बहुत छोटा सा है, गारंटी थोड़ा सा डिटेल्ड में है। तो अगर हम बात करें इंडेमनिटी की, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता क्या है, तो सिंपल सी भाई आपको डेफिनेशन मेरे साथ याद करने लिए है कि ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक पार्टी प्रॉमिस करती है। क्या प्रॉमिस करती है? कि मैं सेव कर लूंगी दूसरी पार्टी को। किस चीज से सेव कर लूंगी? लॉसेस से जो कि दूसरी पार्टी को होने वाले हैं, या तो प्रॉमिसर की कंडक्ट की वजह से या किसी और पर्सन की कंडक्ट की वजह से। उसे हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ओके सर। ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता है ना, ये एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, यानी ये वर्ड में भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, और इवन ये इंप्लाइड भी हो सकता है। इंप्लाइड मतलब इन्फर्ड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ पार्टीज। इन्फर्ड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ पार्टीज, जैसे हम आगे जाकर देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट इंप्लाइडली छुपा होता है, वो चीज हम पढ़ेंगे। ओके सर। नाउ एक कॉन्ट्रैक्ट को यानी इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट को असेंशियल जरूरी होने के लिए क्या क्या बातें, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि उसमें होनी चाहिए ताकि इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहा जा सके। ये सिंपल वही सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो एक किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए चाहिए होते हैं। जैसे कि सबसे पहले ऑफर, दूसरा एक्सेप्टेंस। ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए। एक पार्टी ऑफर करती है, दूसरी पार्टी उस ऑफर को एक्सेप्ट करती है। एंड इंटेंशन होनी चाहिए लीगल ऑब्लिगेशन की, क्योंकि अगर लीगल ऑब्लिगेशन की इंटेंशन नहीं होती है तो उसे सोशल इन्विटेशन कहा जाता है और वो लीगली इन्फोर्सेबल नहीं हो पाते हैं। बदले में कुछ मिलना चाहिए, दैट इज बदले में कुछ कंसिडरेशन होनी चाहिए। दोनों पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए, यानी माइनर नहीं होनी चाहिए, मेजर होनी चाहिए, साउंड माइंड की होनी चाहिए। और फ्री कंसेंट, दोनों पार्टीज ने अपनी मर्जी से कंसेंट दी होनी चाहिए। ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए, मतलब इलीगल ऑब्जेक्ट। इस पे एक एमसीक्यू भी बनता है कि अगर ए ने बी को कहा कि तू सी का मर्डर कर दे, अगर तेरे पर कुछ भी चार्जेस आएंगे तो वो लॉस मैं बियर कर लूंगा। तो क्योंकि यहां पर जो ऑब्जेक्ट है वही लॉफुल नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिफिकेशन क्या हो जाएगा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहेगा, वॉइड रहेगा। ओके सर। एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, एक लॉ में लिस्ट दी गई है वॉइड एग्रीमेंट्स की, उसमें वो फॉल नहीं करना चाहिए। एग्रीमेंट के सारे टर्म्स एंड कंडीशन एकदम क्लियर होने चाहिए, एब्सोल्यूट होने चाहिए। वेग यानी अनक्लियर या एम्बिग्यूअस टाइप के नहीं होने चाहिए। और जो वादा आपने किया है वो परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए, वो केपेबल ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए। ओके सर। देखिए जैसे यहां पर एग्जाम्पल दिए हुए हैं इंडेमनिटी के दो। अगर मैं बात करता हूं पहले एग्जाम्पल की, तो एक अंकल थे जो कंपनी के शेयर होल्डर थे, उनका खो गया। क्या खो गया? शेयर सर्टिफिकेट खो गया। तो जब हम शेयर सर्टिफिकेट खो देते हैं तो हम क्या करते हैं? कंपनी के पास अप्लाई करते हैं डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट के लिए। तो जब कंपनी के पास हम डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं तो कंपनी क्या करती है? कंपनी कहती है मैं तुम्हें दे तो रही हूं शेयर सर्टिफिकेट, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मुझे इंडेमनिटी बॉन्ड देना पड़ेगा। ये लिख कर देना पड़ेगा कि अगर फ्यूचर में मुझे इस शेयर की वजह से कोई लॉस होता है तो तुम उसको बियर करोगे। यानी मिस्टर ए विल कंपनसेट कंपनी अगेंस्ट द लॉस वेयर एनी होल्डर प्रोड्यूसेस द ओरिजिनल सर्टिफिकेट। और ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी हो जाएगा मिस्टर ए जो शेयर होल्डर थे और कंपनी के बीच। ये क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी हो जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन आता है बच्चों राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर व्हेन स्यूट, यानी इंडेमनिटी होल्डर के क्या क्या राइट्स हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है, एक तो भैया उसे मिलेंगे वो सारे डैमेजेस, जो उसे किसी सूट में पे करने पड़ रहे हैं, जो उसे किसी सूट में पे करने पड़ रहे हैं, वो सारे डैमेजेस उसको मिलेंगे। कॉस्ट, कौन सी कॉस्ट?
केस को करने की कॉस्ट या केस को डिफेंड करने की, सूट को फाइल करने की कॉस्ट या सूट को डिफेंड करने की जो कॉस्ट होगी वो भी मिलेगी, प्रोवाइडेड, लेकिन इसमें दो बातों का ध्यान रखना है कि भैया इंडेमनिटी होल्डर ने कॉन्ट्रावेन नहीं करने चाहिए प्रॉमिसर के ऑर्डर को। प्रॉमिसर के ऑर्डर अगर कोई है तो उसे कॉन्ट्रावेन नहीं करना है, या अगर कोई ऑर्डर नहीं है तो जो प्रूडेंटमेंट एक्ट करता उस केस में वो क्या करता, वो वाला एक्शन वो ले सकता है, उसके अलावा वो कोई एक्शन नहीं ले सकता है। उसके बाद सारे सम मिलेंगे जो उसने कॉम्प्रोमाइज में पे करे हैं, यानी अगर उसने कोई कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, उसमें कोई पैसा पेबल आ गया है तो वो भी मिलेगा, लेकिन इसमें भी वही सेम कंडीशन है कि उसने प्रॉमिसर के ऑर्डर्स के कॉन्ट्रारी कुछ नहीं करा होना चाहिए, प्रॉमिसर के ऑर्डर के कॉन्ट्रारी कुछ नहीं करा होना चाहिए, और इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वन प्रोमिसी वुड हैव, जो प्रूडेंटली वो एक्ट करता उसके हिसाब से उसे करना चाहिए। नाउ व्हेन डज द लायबिलिटी ऑफ इंडेमनीफायर कमेंस, कब लायबिलिटी कमेंस कब होती है? देखो एज सुन एज, लॉ में क्या लिखा है, जैसे ही इंडेमनिटी होल्डर की लायबिलिटी एब्सोल्यूट यानी एकदम क्लियर हो जाएगी, अमाउंट आ जाएगा, सर्टेन हो जाएगी, उसी क्षण से इंडेमनीफायर की भी लायबिलिटी स्टार्ट हो जाती है, उसी क्षण से इंडेमनीफायर की भी लायबिलिटी स्टार्ट हो जाती है। ओके सर, नेक्स्ट आता है मेरे बच्चा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या बोलता है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी देखो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो ए है, ए बी को पैसे दे रहा है, लोन दे रहा है, लेकिन उसने कहा भाई मुझे तुझ पर भरोसा नहीं है, कल को अगर तूने पैसे नहीं दिए तो जाकर किसी पर्सन को लेके आया जो कि तेरे पैसे ना देने पर ये प्रॉमिस कर दे कि मैं पैसे दूंगा, तो वो लेकर आता है मिस्टर सी को। तो यहां पर क्या होता है बेटा, ए क्रेडिटर है क्योंकि उसने पैसा उधार दिया है, किसको? लोन दिया है, किसको? बी को, दैट इज बी को क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल डेटर बोलेंगे, और जिसने गारंटी दी है उसको क्या बोलेंगे? श्योरिटी बोलेंगे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में टोटल 3 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। देखो एक तो ए और बी के बीच में हुआ है लोन का कॉन्ट्रैक्ट, एक सी और ए के बीच में हुआ है गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट, और एक सी और बी के बीच में हुआ है इंप्लाइड इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट, कि अगर कल को सी ने ए को पैसे भर दिए तो सी वो पैसे किससे रिकवर कर सकता है? बी से रिकवर कर सकता है, भले ही कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा हो या नहीं लिखा हो। सो यही बात इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में बोली है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट जिसमें प्रॉमिस के लिए या लायबिलिटी को पे करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है प्रिंसिपल डेटर की इन केस ऑफ डिफॉल्ट, यानी अगर प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट कर देता है तो फिर श्योरिटी जो है पैसे देगा या उसका प्रॉमिस पूरा करेगा, उसकी बात यहां पर करी गई है। ओके सर, इसमें कितनी पार्टीज होती है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में 3 पार्टीज होती हैं, श्योरिटी जिसने गारंटी दी है, प्रिंसिपल डेटर जिसके लिए गारंटी दी है, और क्रेडिटर जिसको गारंटी दी है, टू हुम द गारंटी इज गिवन। ये 3 पार्टीज इसमें होती है। सेम वही एग्जांपल यहां पर लिखा हुआ जो मैंने अभी आपको बताया, बस यहां पर लोन का अमाउंट 10,000 रुपए है, यही सेम एग्जांपल है जो मैंने ऊपर आपको बनाकर दिखाया। नाउ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में कितने कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं? 3 कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1 प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट जो कि लोन का है क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर के बीच। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट है जो क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच में है, गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट कि भाई मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं अगर इसने नहीं दिया। और तीसरा इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है इंडेमनिटी का, कि अगर श्योरिटी ने पैसे दे दिए क्रेडिटर को तो वो प्रिंसिपल डेटर से लीगली रिकवर कर सकता है। नाउ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के क्या क्या एसेंशियल फीचर्स हैं उनको पढ़ते हैं, सीधा डिटेल में चलते हैं। दैट इज पहला है प्रिंसिपल डेट। अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में प्रिंसिपल डेट ही नहीं है तो फिर तुम गारंटी किस चीज की लोगे? इसीलिए पर्पस ऑफ अ गारंटी इज टू सिक्योर द पेमेंट ऑफ अ डेट। तो इफ देर इज नो प्रिंसिपल डेट, अगर प्रिंसिपल डेट या वो जो प्रिंसिपल प्रॉमिस है वो ही नहीं है तो कोई भी वैलिड गारंटी, तो गारंटी आप किस चीज की ले रहे हैं? उसके बाद है कंसीडरेशन, यानी कंसीडरेशन होना जरूरी है, यानी बदले में कुछ मिलना जरूरी है। लेकिन देखो डायरेक्ट कंसीडरेशन का होना जरूरी नहीं है, श्योरिटी और क्रेडिटर के बीच में डायरेक्ट कंसीडरेशन का होना जरूरी नहीं है, लेकिन लॉ कहता है कि अगर श्योरिटी ने गारंटी दी है, अगर श्योरिटी ने गारंटी दी है क्रेडिटर को और इस गारंटी की वजह से क्रेडिटर ने प्रिंसिपल डेटर को लोन दे दिया है, तो इसको हम सफिशिएंट कंसीडरेशन मानेंगे, इसको हम सफिशिएंट कंसीडरेशन मानेंगे। किसके लिए? श्योरिटी के लिए। यही बात यहां पे लिखी है, एनीथिंग डन फॉर द बेनिफिट ऑफ प्रिंसिपल डेटर। अगर प्रिंसिपल डेटर के बेनिफिट के लिए कुछ किया है तो वो सफिशिएंट होगा, वो सफिशिएंट कंसीडरेशन होगी श्योरिटी के लिए फॉर गिविंग द गारंटी। बट एक बात ध्यान रखना, पास्ट गारंटी जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में कंसीडरेशन नहीं मानी जाती। मतलब अगर क्रेडिटर ने गारंटी आने से पहले ही, श्योरिटी की गारंटी आने से पहले ही लोन दे दिया था तो भैया वो तुम्हारी गारंटी की वजह से थोड़ी दिया, वो तो पहले ही दे दिया था, तो इसलिए पास्ट कंसीडरेशन इज नो गारंटी। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भैया क्या
अगर प्रिंसिपल डेटर माइनर है, दैट इज इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी वैलिड रहेगा या वॉइड रहेगा? तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी वैलिड रहेगा, यानी डेटर जो है वो माइनर हो सकता है। बट सर अगर श्योरिटी इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो अगर श्योरिटी इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो गारंटी क्या रहेगी? वॉइड रहेगी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज वॉइड। ठीक है, ओके सर। नाउ एग्जिस्टेंस ऑफ अ लाइबिलिटी, हाँ जी भैया, लाइबिलिटी होना बहुत जरूरी है। देयर मस्ट बी एन एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी और प्रॉमिस जिसकी परफॉर्मेंस गारंटी करी गई है, यानी ये ऊपर वाले पॉइंट से ही रिलेटेड है कि अगर कोई लाइबिलिटी या प्रॉमिस होगा ही नहीं जिसकी आपने गारंटी ली है, तो फिर भैया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बन नहीं सकता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी नहीं बन सकता है। नेक्स्ट, जब गारंटी दी जा रही है तो आपको दो चीजों की इंश्योर करना है। एक, वो गारंटी श्योरिटी से मिस रिप्रेजेंटेशन करके नहीं ली होनी चाहिए। मिस रिप्रेजेंटेशन मतलब उससे कुछ झूठ बोल के या छुपा के आपने नहीं ली होनी चाहिए। आपने कोई ऐसी बात बोल दी जो कि सच नहीं है, मिस रिप्रेजेंट कर दिया, या आपने साइलेंस रखी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट से रिलेटेड जो आपको उसे बतानी चाहिए थी। हमने इसमें कीपिंग इन साइलेंस में कौन सा एग्जांपल देखा था कि एक आदमी को जॉब मिलती है, वो जॉब में कुछ घपला कर देता है और घपला करने की वजह से उसे निकाल रहे होते हैं, तो वो कहता है प्लीज प्लीज मुझे मत निकालो, तो वो कहता है चल नहीं निकालेंगे, तू जाकर किसी की पहले गारंटी लेकर आ कि तू फ्यूचर में ऐसा नहीं करेगा। तो वो एक सर की गारंटी लेकर आता है, लेकिन ये बात जो गारंटी दे रहे होते हैं अंकल उनको नहीं बताई गई होती कि इसने पहले से कोई घपला किया हुआ है, यानी यहां पर आपने साइलेंस रखी, उन्हें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नहीं बताए, तो इस केस में गारंटी जो है वो वैलिड नहीं होगी बिकॉज एसेंशियल फीचर मिस हो रहे हैं। यही एग्जांपल यहां पर लिखा हुआ है, यही एग्जांपल यहां पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, राइटिंग में होना जरूरी है कि नहीं? गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। नेक्स्ट, ज्वाइनिंग ऑफ अदर को श्योरिटीज, अगर श्योरिटी ने गारंटी देते समय ये कंडीशन लगा दी कि मैं गारंटी तब दूंगा जब मिस्टर डी गारंटी देंगे, सी ने कहा भाई मैं गारंटी तब दूंगा जब डी देगा, और डी अगर ज्वाइन नहीं करेगा तो गारंटी इनवैलिड है, बट अगर डी भी ज्वाइन कर लेता है तो गारंटी क्या होगी? वैलिड होगी। सो गारंटी इज नॉट वैलिड इफ दैट अदर पर्सन डज नॉट ज्वाइन, इफ दैट अदर पर्सन डज नॉट ज्वाइन। नेक्स्ट आता है मेरे बच्चा टाइप्स ऑफ गारंटी। गारंटी में हम स्पेसिफिक गारंटी पढ़ेंगे और कॉन्टिन्यूइंग गारंटी पढ़ेंगे। स्पेसिफिक गारंटी का मतलब होता है किसी सिंगल डेट या स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन के लिए गारंटी देना। श्योरिटीज लायबिलिटी डिस्चार्ज हो जाती है जब वो उधारी पे हो जाती है, यानी ए ने बी को बोला कि तुम सी को 1 केजी राइस दे देना, अगर ये इस 1 केजी के राइस के पैसे नहीं देगा तो मैं बैठा हूं, मैं पैसे दे दूंगा। ये क्या हो गई? स्पेसिफिक गारंटी होगी, क्योंकि मैंने कहा भाई इस ट्रांजैक्शन के लिए मैं ले रहा हूं। लेकिन वहीं अगर मैं कह देता, ए बी को कह देता कि भाई देख ए बी तू इसको क्या कर, 1 महीना राइस दे, ये जितने भी मांग रहा है मैं खड़ा हूं, अगर ये किसी भी ट्रांजैक्शन में डिफॉल्ट करेगा तो उसके पैसे मैं दे दूंगा। यहां पर ध्यान रखना टाइम टू टाइम वर्ड लिखा होता है कॉन्टिन्यूइंग गारंटी में, आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो टाइम टू टाइम वाले जब पॉइंट होता है ना तो समझ जाने की कॉन्टिन्यूइंग गारंटी की बात कर रहे हैं। तो यही बात है, कॉन्टिन्यूइंग गारंटी में एक ट्रांजैक्शन नहीं होती है, मोर देन वन ट्रांजैक्शन, दैट इज सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व होती है। और श्योरिटी की लायबिलिटी तब तक रहती है जब तक कि वो गारंटी को रिवोक नहीं कर लेता या सारी ट्रांजैक्शन जो है वो डिस्चार्ज नहीं हो जाती, सारी ट्रांजैक्शन जो है वो डिस्चार्ज नहीं हो जाती। इसमें क्या हम वापस ले सकते हैं? बिल्कुल गारंटी वापस ले सकते हैं, लेकिन रिवोकेशन सिर्फ फ्यूचर ट्रांजैक्शंस के लिए होता है। जो ट्रांजैक्शंस हो चुकी होती है उसके लिए श्योरिटी लायबल रहता है। ये आगे जाकर भी पॉइंट जो है दोबारा से कवर होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है मेरे बच्चा, इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट में और गारंटी कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस क्या है? देखो सबसे पहला है दो पार्टीज। इंडेमनिटी में दो पार्टीज होती हैं, इंडेमनीफायर और इंडेमनीफाइड, जबकि गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में तीन पार्टी होती है, क्रेडिटर, प्रिंसिपल, डेटर एंड श्योरिटी। क्रेडिटर, डेटर, प्रिंसिपल, डेटर एंड श्योरिटी। लायबिलिटी का अगर नेचर की बात करें तो इंडेमनीफायर की जो लायबिलिटी होती है ना वो प्राइमरी होती है और विदाउट एनी कंडीशन, दैट इज अनकंडीशनल होती है। हाउएवर गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में श्योरिटी की लायबिलिटी की जब मैं बात करता हूं तो वो सेकेंडरी होती है। वो सेकेंडरी की होती है कि अगर प्रिंसिपल डेटर ने नहीं पे किया तब तुम मेरे पास आओगे, तो मेरी लायबिलिटी प्राइमरी नहीं है। और वो क्या होती है? कंडीशनल होती है। किस कंडीशन पे होती है? कि अगर इसने पैसा नहीं दिया तो मैं पैसा दूंगा। नाउ टाइम ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी की अगर बात करें तो इंडेमनीफायर की लायबिलिटी कब अराइज होती है? जब कंटीजेंसी, वो इवेंट हैपन हो जाता है उस टाइम पर। लेकिन अगर हम बात करें गारंटी में लायबिलिटी श्योरिटी की कब अराइज होती है? जब प्रिंसिपल डेटर अपना प्रॉमिस या अपना डेट रीपे नहीं करता है, नॉन हैपनिंग और नॉन परफॉर्मेंस पे होती है। फिर बात करते हैं एक्ट की। देखो इंडेमनीफायर नीड नॉट एक्ट एट द रिक्वेस्ट ऑफ इंडेमनिटी होल्डर। इंडेमनीफायर नीड नॉट, जरूरी नहीं है कि वो उसकी रिक्वेस्ट पे एक्ट करेगा, लेकिन
श्योरिटी को हमेशा क्या करना होता है, प्रिंसिपल डेटर की रिक्वेस्ट पर एक्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट, स्यू थर्ड पार्टी, क्या थर्ड पार्टी पर केस करा जा सकता है? तो भैया यहां पर प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होता, किसमें, इंडेमनिटी के केस में प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, इसलिए वहां पर जो है इंडेमनीफायर थर्ड पार्टी पर केस नहीं कर सकता। लेकिन हम जानते हैं कि श्योरिटी जैसे ही पैसा पे करता है तो वो स्टेप इन कर लेता है इन दी शूज ऑफ क्रेडिटर, इसीलिए ही गेट्स, श्योरिटी गेट्स ऑल द राइट ऑफ अ क्रेडिटर आफ्टर पेइंग द पेमेंट, आफ्टर डिस्चार्जिंग द डेट्स टू द क्रेडिटर। तो यहां पर भैया आप थर्ड पार्टी पर स्यू कर सकते हो, यहां पर आप केस फाइल कर सकते हो, नॉर्मली वो प्रिंसिपल डेटर पे केस कर देता है। फिर आता है पर्पस, देखो यहां पर पर्पस होता है कि कोई भी लॉस होगा ना उसका रीइंबर्समेंट हम दे देंगे, उसका रीइंबर्समेंट। बट गारंटी के केस में हम क्रेडिटर को थोड़ी सी और सिक्योरिटी देने की बात करते हैं, सो श्योरिटी ऑफ दी क्रेडिटर की भैया उसको थोड़ी सी और क्या मिल जाएगी, सिक्योरिटी मिल जाएगी, क्रेडिटर को थोड़ी और सिक्योरिटी मिल जाएगी। उसके बाद आता है कॉम्पिटेंसी, सारी पार्टीज कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, इंडेमनीफायर, लेकिन यहां पर डेटर जो है वो माइनर हो सकता है, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या रहेगा, वैलिड रहने वाला है, फिर भी क्या रहेगा, वैलिड रहने वाला है। नेक्स्ट आता है श्योरिटी की लायबिलिटी कितनी होती है। श्योरिटी की लायबिलिटी अभी हमने जाना सेकेंडरी होती है, कंडीशनल होती है, बट होती कितनी है, तो लॉ कहता है अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और नहीं लिखा है, अनलेस इट इज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशन में कुछ और नहीं लिखा है तो जनरल रूल ये होता है कि श्योरिटी की लायबिलिटी को एक्सटेंसिव होती है प्रिंसिपल डेटर की लायबिलिटी से, यानी सेम टू सेम। यानी अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि ए ने मिस्टर एक्स ने 100 करोड़ रुपए का लोन लिया था, ठीक है, जिसकी गारंटी वाई ने दी थी, और मिस्टर एक्स ने ना तो 100 करोड़ का लोन पे किया ना 10 करोड़ का इंटरेस्ट पे किया उस पर, तो यहां पर जो श्योरिटी की लायबिलिटी है वो सिर्फ 100 करोड़ की नहीं है, उसके ऊपर के इंटरेस्ट की भी है, क्योंकि इट इज इक्विवेलेंट टू दी प्रिंसिपल डेटर्स लायबिलिटी। सर अगर प्रिंसिपल डेटर की कोई लायबिलिटी नहीं है, अगर प्रिंसिपल डेटर की कोई लायबिलिटी नहीं होगी तो श्योरिटी की भी कोई लायबिलिटी नहीं होगी। ओके सर, यस, यही बात यहां पर बोला है कि श्योरिटी इज लायबल फॉर व्हाट प्रिंसिपल डेटर इज लायबल, लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी मे बी मेड लेस। देखो कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप चाहो तो श्योरिटी की लायबिलिटी प्रिंसिपल डेटर की लायबिलिटी से कम कर सकते हो, ये एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट में अलाउड है, हाउएवर ज्यादा नहीं कर सकते हो, ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। और अ क्रेडिटर में चूज टू, हाँ ये बहुत प्यारा क्वेश्चन पॉइंट है भैया, कि अगर क्रेडिटर चाहे तो वो लीगल केस किस पे कर सकता है, डायरेक्टली प्रिंसिपल डेटर पे केस ना करके सीधा श्योरिटी पर भी केस कर सकता है, अगेंस्ट द श्योरिटी फर्स्ट, अनलेस देयर इज एन एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रैरी, अनलेस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और ना लिखा हो तो, ठीक है। ओके सर, नेक्स्ट आता है लायबिलिटी ऑफ 2 पर्सन, ये बहुत ही सिंपल है, ध्यान से सुन लेना क्या हुआ था। ए और बी ने बोला था, ए और बी ने सी के 5 लाख रुपए देने थे, ए और बी ने कितने पैसे देने थे, सी के 5 लाख रुपए देने थे। ये दोनों कौन थे बेटा, ज्वाइंट प्रोमिसर थे, कौन थे, ज्वाइंट प्रोमिसर थे, यानी मिलकर पैसे देने थे। अब इन्होंने क्या किया, ये कॉन्ट्रैक्ट बना है 5 लाख रुपए का, ए और बी ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, आपस में, जिसमें सी को इन्वॉल्व नहीं करा, कॉन्ट्रैक्ट 2, और इसमें क्या लिख दिया कि ए सी को 5 लाख रुपए देगा, अगर ए पैसे नहीं दे पाया तो बी फिर 5 लाख रुपए देगा। इन्होंने आपस में खुद से ही कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। तो लॉ कहता है लेकिन क्योंकि सी इस कॉन्ट्रैक्ट 2 की पार्टी नहीं है तो उसको इस कॉन्ट्रैक्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ए और बी दोनों से पैसे रिकवर कर सकता है, भले ही कॉन्ट्रैक्ट 2 में ये क्यों ना लिखा हो कि पहले ए पैसे देगा और ए नहीं देगा तो बी देगा, इससे सी को कोई लेना देना नहीं है, भले ही उसे कॉन्ट्रैक्ट 2 की जानकारी हो या नहीं हो। यानी इन शॉर्ट कहता हूं कि कॉन्ट्रैक्ट 2 जो है कॉन्ट्रैक्ट 1 को इंपैक्ट नहीं करता है, कॉन्ट्रैक्ट 1 को इंपैक्ट नहीं करता है, यही बात यहां पर लिखी है। जहां पर दो लोग, तीसरे पर्सन, दो लोग यानी ए और बी थर्ड पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके कोई लायबिलिटी ले लेते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट 1 के अंदर, तो वो लायबल होंगे ओनली ऑन डिफॉल्ट ऑफ द अदर पार्टी। अब ये जो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट 2 किया है कि आपस में कर लिया कि भाई अगर मैं नहीं दे पाया बी तब तू देना, द थर्ड पर्सन नॉट, क्योंकि थर्ड पर्सन कॉन्ट्रैक्ट 2 से उसका कोई लेना देना नहीं है, तो वो तो ऐसे पैसे लेगा जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट 2 एंटर ही नहीं हुआ है। ओके सर, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी। देखो श्योरिटी की लायबिलिटी होती है, ये तो हम मना नहीं कर सकते, श्योरिटी की लायबिलिटी होती है, को एक्सटेंसिव लायबिलिटी होती है, सेकेंडरी लायबिलिटी होती है, बट उसकी लायबिलिटी कब डिस्चार्ज हो जाती है, कब खत्म हो जाती है, तो देखो एक तो होती है भाई रिवोकेशन ऑफ अ कंटिन्यूइंग सीओजी, आप नोटिस दे दो,
अगर नोटिस दे दिया, कॉन्टिन्यूइंग गारंटी के केस में अगर नोटिस दे दिया तो फ्यूचर ट्रांजैक्शंस के लिए रिवोकेशन हो जाता है, बट पास्ट ट्रांजैक्शंस के लिए लायबल रहता है। तो यही बात यहां पे लिखी हुई है, इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूइंग गारंटी फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए नोटिस देके रिवोक करी जा सकती है, बट ही इज लायबल फॉर ऑल द पास्ट ट्रांजैक्शन दैट हैपेंड बिफोर द नोटिस हैज गिवन। नोटिस के देने से पहले जितनी भी ट्रांजैक्शंस थी वो उसके लिए लायबल रहेगा। स्पेसिफिक गारंटी की अगर बात करें तो स्पेसिफिक गारंटी भी रिवोक हो सकती है, लेकिन कभी अगर डेटर की जो लायबिलिटी थी वो एक्रू नहीं हुई है तो, अगर डेटर की लायबिलिटी एक्रू नहीं हुई है तो। उसके बाद आता है सर डेथ। अगर श्योरिटी की डेथ हो जाती है तो क्या होता है, तो इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूइंग गारंटी अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और नहीं लिखा है तो फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए क्या हो जाता है, कॉन्टिन्यूइंग गारंटी जो है रिवोक हो जाती है। लेकिन सर जो पास्ट ट्रांजैक्शंस हो चुके हैं उसके लिए श्योरिटी की जो प्रॉपर्टी होती है वो लायबल रहती है पास्ट ट्रांजैक्शंस के लिए। नेक्स्ट आता है नोवेशन। नोवेशन का मतलब होता है पुराने कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ देना और नए कॉन्ट्रैक्ट को बना देना, पुराने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करके नया कॉन्ट्रैक्ट बनाना, इसी को बोला जाता है नोवेशन। नोवेशन के केस में वो बोल रहे हैं जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था वो नया कॉन्ट्रैक्ट बनने की वजह से खत्म हो जाता है, अब पुराना कॉन्ट्रैक्ट फॉलो करने की जरूरत नहीं है, यानी पुराना कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। द कंसीडरेशन बीइंग म्यूचुअल डिस्चार्ज ऑफ द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो आप कौन सा कॉन्ट्रैक्ट फॉलो करना पड़ेगा, नया कॉन्ट्रैक्ट ही फॉलो करना पड़ेगा, पुराने कॉन्ट्रैक्ट को तुम भूल जाओ। और ये जो नया कॉन्ट्रैक्ट है ये नई पार्टीज के बीच भी हो सकता है, पुरानी पार्टीज के बीच भी हो सकता है। नया कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सेम पार्टीज के बीच भी हो सकता है या बिटवीन दी अदर पार्टीज के बीच भी हो सकता है, यानी पार्टीज कैन चेंज इन केस ऑफ नोवेशन। उसके बाद आता है रिवोकेशन। क्रेडिटर के कंडक्ट की वजह से भी हो सकता है, जैसे वेरिएशन इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट में वेरिएशन कर दी यानी चेंज कर दिया, और ये चेंज किसने किया, क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट करके, लेकिन इसके लिए चेंज की कंसेंट उन्होंने श्योरिटी से नहीं ली, तो श्योरिटी ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाता है। अब यहां पर इंस्टीट्यूट ने आईसीआई मॉड्यूल में दोनों पॉइंट बताए हुए हैं कि भैया इससे फर्क नहीं, लॉ तो बोलता है कि भैया इससे फर्क नहीं पड़ता वेरिएशन फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है, श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। लेकिन एक नीचे केस लॉ दिया हुआ है जिसमें बोला गया है केस लॉ में कि भैया अगर वेरिएशन फेवरेबल होगा तो नहीं बचेगा, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाते हैं। तो सर एग्जाम में क्या फॉलो करेंगे, एग्जाम में बेटा आप ये फॉलो करना कि भैया लिख देना कि जो श्योरिटी है वो डिस्चार्ज हो जाएगा, चाहे वो फेवरेबल हो या अनफेवरेबल हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द आईसीएम मटेरियल में जो क्वेश्चन या आमटीबी आरटीबी में है वो सारे इसी अप्रोच को फॉलो करके सॉल्व किए गए हैं। ठीक है, ओके सर, चलिए तो आगे चलते हैं। यही बात है, अगर कोई भी वेरिएशन हुआ, प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर ने किया और उस पर श्योरिटी का अप्रूवल नहीं लिया, ठीक है, तो भैया जितनी भी ट्रांजैक्शन उस वेरिएशन के बाद होंगी उसके लिए श्योरिटी लायबल नहीं रहेगा। लेकिन वेरिएशन से पहले जो ट्रांजैक्शन हुई थी क्या उसके लिए लायबल रहेगा, द आंसर इज यस, उसके लिए लायबल रहने वाला है। इसमें एक क्वेश्चन भी आता है कि एक मैनेजर था, वो घपला करता था, और अगर मैनेजर ने फिर टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हुई तो जिस दिन से टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हो गई उसके बाद उसने जितने भी घपले किए उसके लिए श्योरिटी लायबल नहीं होगा, बट वेरिएशन होने से पहले जितने भी गलत काम किए थे उसके लिए श्योरिटी लायबल होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है बाय रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर। अगर क्रेडिटर ने प्रिंसिपल डेटर को रिलीज कर दिया, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली रिलीज कर दिया, तो ऑटोमेटिकली श्योरिटी भी क्या हो जाएगा, रिलीज। क्यों, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि श्योरिटी की जो लायबिलिटी होती है ना वो क्या होती है, को एक्सटेंसिव होती है। श्योरिटी की जो लायबिलिटी होती है वो क्या होती है, को एक्सटेंसिव होती है। तो अगर प्रिंसिपल डेटर रिलीज हो गया यानी उसकी लायबिलिटी जीरो हो गई, तो ऑटोमेटिकली हमारी श्योरिटी की भी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। सो यही बात यहां पर लिखी हुई है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट करके प्रिंसिपल डेटर को रिलीज कर दिया जाता है या कोई ऐसा ओमिशन हो जाता है जिसका लीगल कॉन्सिक्वेंस क्या है कि उससे प्रिंसिपल डेटर डिस्चार्ज हो गया, तो ऑटोमेटिकली उससे कौन डिस्चार्ज हो जाएगा, हमारा श्योरिटी भी डिस्चार्ज हो जाएगा। जैसे कि देखिए, ए कॉन्ट्रैक्ट्स विद बी फॉर फिक्स्ड प्राइस टू बिल्ड अ हाउस फॉर बी विद इन 1 मंथ, मान लो 1 महीने। तो ए ने बी को बोला कि भैया हम क्या बना देंगे, हम तुम्हारा घर बना देंगे 1 महीने के अंदर। ठीक है, बी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें घर बनाने के लिए जो टिम्बर चाहिए होगी ना वो मैं दूंगा। अब बी ने ए को टिम्बर प्रोवाइड ही नहीं करी, यानी ए जो है अपनी नॉन परफॉर्मेंस के लिए लायबल नहीं होगा। इस केस में सी इज डिस्चार्ज
फ्रॉम हिज श्योरिटीशिप। यहां पर क्यों डिस्चार्ज हो गया? क्योंकि भैया ए लायबल नहीं है तो सी कैसे लायबल हो सकता है, इसीलिए सी भी क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। ओके सर, नेक्स्ट, अगर क्रेडिटर कंपाउंड कर लेता है या तो कॉम्प्रोमाइज कर लेता है या टाइम दे देता है, किसको टाइम दे देता है, प्रिंसिपल डेटर को और टाइम दे देता है, या वो एग्री कर लेता है कि वो प्रिंसिपल डेटर पे केस नहीं फाइल करेगा, तो इस केस में भी हमारा श्योरिटी क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। सो अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अ क्रेडिटर एंड प्रिंसिपल डेटर बाय विच क्रेडिटर्स मेक्स कॉम्प्रोमाइज विद द प्रिंसिपल डेटर, या प्रॉमिस करता है उसे और टाइम देने का, तो यहां पर हमारा श्योरिटी भी डिस्चार्ज हो जाता है, अनलेस इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए श्योरिटी की कंसेंट ली गई हो। क्योंकि अगर श्योरिटी का अप्रूवल ले लिया, श्योरिटी बोल रहा है ठीक है, तो फिर भैया ठीक है ना। ओके सर, श्योरिटी इज नॉट डिस्चार्ज इन दी टू केसेस, लेकिन इन दो केसेस में श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होता। एक, अगर श्योरिटी कब डिस्चार्ज नहीं होता, अगर जो एक्सटेंशन देने की बात हुई थी प्रिंसिपल डेटर को, उसका थर्ड पर्सन के साथ हुआ था, यानी हमारे जो क्रेडिटर था उसने थर्ड पर्सन को बोला था कि प्रिंसिपल डेटर को एक्सटेंडेड टाइम दे देना, क्रेडिटर ने उसे एक्सटेंडेड टाइम नहीं दिया है, तो इस केस में क्या होगा, अगर क्रेडिटर ने एक्सटेंडेड टाइम नहीं दिया है, क्रेडिटर ने एक्सटेंडेड टाइम नहीं दिया है और उसके साथ प्रिंसिपल डेटर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है, तो श्योरिटी जो है वो फ्री नहीं होगा। सर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, कोई बात नहीं, इस पॉइंट को मैं देखो मैं दो एग्जांपल से बता देता हूं। वो ये कह रहे हैं कि अगर क्रेडिटर ने प्रिंसिपल डेटर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके उसे टाइम दे दिया, एक्स्ट्रा टाइम दे दिया, ठीक है, तो और बिना श्योरिटी की कंसेंट के, तो श्योरिटी हो जाएगा डिस्चार्ज। लेकिन अगर क्रेडिटर ने किसी थर्ड पर्सन को बोला टू एक्स्ट्रा टाइम, पीडी को एक्स्ट्रा टाइम देने के लिए, तो इस केस में क्रेडिटर ने तो पीडी को एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया, प्रिंसिपल डेटर को एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया, तो इस केस में श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा, इस केस में श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा। क्लियर है क्या? यस और नो? यस सर। चलिए फिर है क्रेडिटर्स मेयर फॉरबियरेंस टू स्यू प्रिंसिपल डेटर डज नॉट डिस्चार्ज श्योरिटी। देखो दो बातें हैं यहां पर, एक होता है कि क्रेडिटर ने प्रिंसिपल डेटर के साथ एग्रीमेंट कर लिया कि मैं तुझ पर केस करूंगा ही नहीं, और दूसरा है कि उसने फॉरबियरेंस मतलब उसे के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं किया था, जस्ट वो करना रह गया उससे। तो क्योंकि अभी हमने पढ़ा ना कि डायरेक्टली हम सीधा श्योरिटी पर भी केस कर सकते हैं, तो उसने कहा मैं नहीं करता प्रिंसिपल डेटर पे केस, मैं डायरेक्टली किस पे केस कर रहा हूं, श्योरिटी पे, तो वहां पर श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होता है। यही बात यहां पे लिखी है कि बी ने अगर सी को पैसा देना था जो कि ए ने गारंटी ली हुई थी, द डेट बिकम्स पेबल, डेट पेबल हो चुका था, लेकिन सी ने बी पर केस नहीं करा 1 साल तक। ऐसा नहीं है कि उसने कर नहीं सकता था, बस किया नहीं, तो इस केस में ए डिस्चार्ज नहीं होगा फ्रॉम हिज श्योरिटीशिप, फ्रॉम हिज श्योरिटीशिप। ओके सर, नेक्स्ट पॉइंट आता है मेरे बच्चा, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय क्रेडिटर्स एक्ट और इमिशन इंपेयरिंग श्योरिटीज इवेंचुअल रेमेडी। मतलब हम लोग ये जानते हैं कि श्योरिटी जैसे ही पैसे देता है ना, तो वो क्रेडिटर की जगह आ जाता है, जैसे ही श्योरिटी पैसे देता है वो क्रेडिटर की जगह आ जाता है। तो अगर क्रेडिटर के पास कोई सिक्योरिटी अवेलेबल होती है तो वो सिक्योरिटी किसके पास आनी चाहिए, श्योरिटी के पास। लेकिन अगर इस सिक्योरिटी के साथ कुछ गड़बड़ कर दी, या तो इस सिक्योरिटी को उसने रिलीज कर दिया क्रेडिटर ने, या उसकी गलती की वजह से वो डैमेज हो गई, तो भैया यहां पर जो है श्योरिटी भी उतने अमाउंट तक, उस एक्सटेंट तक जो है लायबल नहीं रहता है। यही बात यहां पर देखो, एक बैंक था, बैंक ग्रांटेड अ लोन, बैंक ने लोन दिया था स्टॉक की सिक्योरिटी पर, गोडाउन में जो स्टॉक रखा था उसे अपने पास रखा था। लोन वाज आल्सो गारंटीड, लोन की गारंटी किसी श्योरिटी में नहीं भी ली थी, लेकिन गुड्स वर लॉस्ट फ्रॉम द गोडाउन, बैंक के अधिकारियों की वजह से जो स्टॉक था वो वहां से लॉस्ट हो गया, वो खो गया गोडाउन से, तो यहां पर श्योरिटी जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। क्या पूरे अमाउंट के लिए डिस्चार्ज हो जाएगा? द आंसर इज नो। मैक्सिमम अमाउंट कितना डिस्चार्ज होगा, स्टॉक जो खोया है उसकी कितनी वैल्यू थी उतने अमाउंट तक श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा, क्योंकि अगर तुमने वो खोया नहीं होता तो वो किसकी कस्टडी में आ जाता, वो ऑटोमेटिकली किसकी कस्टडी में आ जाता, श्योरिटी की कस्टडी में आ जाता, और उसे बेचकर श्योरिटी अपना जो है पैसा रिकवर कर पाता, लेकिन तुम्हारी गलती की वजह से वो नहीं हो पाया है। ठीक है, ओके सर। फिर आता है इनवैलिडेशन ऑफ सीओजी, ये हम पॉइंट
ऑलरेडी ऊपर कर चुके हैं कि अगर गारंटी मिस रिप्रेजेंटेशन से ली थी और श्योरिटी को ये पता चल जाता है कि इन्होंने मेरे से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मिस रिप्रेजेंट करे हैं तो उस केस में भी इनवैलिड होगी, या अगर आपने उससे कोई इंपॉर्टेंट बात मटेरियल फैक्ट्स को छुपाया था, कंसील करा था, आप साइलेंट रहे थे, उस केस में भी क्या होगा, इनवैलिड हो जाएगी और वहां पर श्योरिटी जो है लायबल नहीं रहने वाला है, वहां पर श्योरिटी जो है लायबल नहीं रहने वाला है। ठीक है, ओके सर, आगे चलते हैं। उसके बाद आता है कोश्योरिटी। कोश्योरिटी वाला पॉइंट भी ऊपर हो गया कि अगर मैं गारंटी इस बात पे दे रहा हूं कि भैया जब तक मिस्टर एक्स गारंटी देगा तो ही मैं भी गारंटी दूंगा, और अगर मिस्टर एक्स ने गारंटी ज्वाइन नहीं करी तो मेरी दी हुई गारंटी भी वैलिड नहीं मानी जाएगी। सो गारंटी ऑन कॉन्ट्रैक्ट दैट क्रेडिटर शॉल नॉट एक्स अंटिल कोश्योरिटी ज्वाइंस, तो जब तक वो कोश्योरिटी ज्वाइन नहीं करता है मेरी गारंटी का कोई मायने नहीं रखा जाएगा। ओके सर, नेक्स्ट आता है राइट ऑफ श्योरिटी। श्योरिटी के क्या क्या राइट्स होते हैं, तो पहले हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल डेटर्स के अगेंस्ट क्या क्या राइट्स होते हैं। सबसे पहला होता है राइट ऑफ सब्रोगेशन। सब्रोगेशन का मतलब है कि एक बार अगर श्योरिटी ने क्रेडिटर को पैसे दे दिए प्रिंसिपल डेटर के डिफॉल्ट पे, तो वो शूज में स्टेप इन कर लेगा। किसके शूज में? क्रेडिटर की जगह ले लेगा। यही बात यहां पे लिखी है, व्हेन श्योरिटी मेक्स पेमेंट ऑफ गारंटीड डेट। एक बार अगर श्योरिटी ने पेमेंट कर दी, ही स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ द क्रेडिटर। इसका मतलब है ही गेट्स ऑल द राइट्स। क्रेडिटर के जितने भी लीगल राइट्स थे प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट, वो सारे राइट्स किसको मिल जाएंगे? श्योरिटी को मिल जाएंगे। वो सारे राइट्स किसको मिल जाएंगे? श्योरिटी को मिल जाएंगे। नेक्स्ट, इंप्लाइड प्रॉमिस टू इंडेमनीफाई श्योरिटी। मैंने आपको बताया था कि जब भी श्योरिटी गारंटी लेता है तो प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी के बीच एक इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है इंडेमनिफिकेशन का, कि जितना पैसा श्योरिटी ने दिया है वो लीगली रिकवर कर सकता है प्रिंसिपल डेटर से। यही बात, इन एवरी contract of guarantee there is an implied contract, there is an implied promise that principal debtor will indemnify the surety। यानी अगर श्योरिटी ने प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ पे 50,000 रुपए भरे हैं तो प्रिंसिपल डेटर की ये जिम्मेदारी है कि वो 50,000 रुपए किसको दे? श्योरिटी को रिटर्न करे। ठीक है, ओके सर, चलिए। तो यही बात इन्होंने एग्जाम्पल में भी लिखी है कि बी ने सी का पैसा देना था, उसकी गारंटी ए ने ली हुई थी, सी ने पैसा किससे रिकवर कर लिया? ए से रिकवर कर लिया। ठीक है, और ए डिफेंड्स दी सूट। अब ए ने क्या करा भैया? सूट को डिफेंड करा कि नहीं देंगे, जो भी था रीजनेबल रीजंस पे किया, बट आखिरी में उसे पैसा देना पड़ा, तो वो बी से क्या कर सकता है? अमाउंट पेड बाय हिम फॉर कॉस्ट, यानी प्रिंसिपल डेट जो दिया वो तो पैसा ले गई, प्लस केस लड़ने का जो खर्चा आया है वो भी वो प्रिंसिपल डेटर से रिकवर कर सकता है। ओके सर, नेक्स्ट आता है राइट अगेंस्ट द क्रेडिटर। श्योरिटी के क्या क्या राइट्स हैं क्रेडिटर के अगेंस्ट? तो सबसे पहला तो राइट यही है, क्रेडिटर के पास जो भी सिक्योरिटी प्रिंसिपल डेटर ने दी थी वो सिक्योरिटी क्रेडिटर किसको हैंड ओवर कर देगा? श्योरिटी को हैंड ओवर कर देगा। सो अ श्योरिटी इज एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट of every security which creditor has against the principal debtor at the time when the contract of suretyship, that is when the contract of guarantee is entered। जब contract of guarantee enter हुआ था उस टाइम पे जो जो सिक्योरिटी क्रेडिटर को दी गई थी प्रिंसिपल डेट के द्वारा, वो सारी की सारी सिक्योरिटी किसके पास आ जाएगी? वो सारी की सारी सिक्योरिटी किसके पास आ जाएगी? श्योरिटी के पास आ जाएगी लीगली। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट है राइट टू सेट ऑफ। राइट टू सेट ऑफ में ये बोलता है कि प्रिंसिपल डेटर जो अमाउंट क्रेडिटर से सेट ऑफ कर सकता था, माइनस करने के बाद पेमेंट कर सकता था, अगर श्योरिटी प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ पे पेमेंट कर रहा है तो वो भी उस अमाउंट को सेट ऑफ करके ही पेमेंट देगा। सो इफ द क्रेडिटर्स यूज द श्योरिटी मे हैव द बेनिफिट ऑफ सेट ऑफ। अगर कोई सेट ऑफ का बेनिफिट जो प्रिंसिपल डेटर को मिलने वाला था वही सेट ऑफ का बेनिफिट जो है क्या कहते हैं, श्योरिटी को भी पे करते हुए मिलेगा। नेक्स्ट, राइट टू शेयर रिडक्शन। अगर हमारा प्रिंसिपल डेटर इंसॉल्वेंट हो जाता है, अगर हमारा प्रिंसिपल डेटर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो श्योरिटी के पास राइट होता है टू क्लेम प्रपोर्शनेट रिडक्शन। टू क्लेम क्या? प्रपोर्शनेट रिडक्शन। वो उतना जितना भी परसेंटेज उससे रिकवर हो सकता है उतना ही परसेंट का जो है पेमेंट करेगा, बाकी का जो है क्रेडिटर को भी लॉस उठाना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है राइट अगेंस्ट कोश्योरिटी।
को श्योरिटी मतलब अगर एक से ज्यादा श्योरिटी ने गारंटी दी है सेम डेट की, तो आपस में इनके राइट्स क्या हैं? तो सिंपल सी बात है, जो लोन पे होगा, जितना पैसा देना बाकी होगा, ये आपस में नॉर्मली कैसे बांटते हैं? इक्वली बांटते हैं। सो को श्योरिटीज आर लायबल टू कंट्रीब्यूट इक्वली। ये कब होता है? जब कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट होता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है तो भैया ये आपस में प्रिंसिपल डेटर की जो उधारी थी बची हुई, उसको आपस में इक्वली बांट लेते हैं। अगर 2 को श्योरिटी थी तो डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, 3 को श्योरिटी थी तो डिवाइड बाय 3 हो जाएगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं लिखा है, कुछ नहीं लिखा है। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंट सम्स की गारंटी मेंशन है कि मैं 50,000 की ले रहा हूं, मैं 1 लाख की ले रहा हूं, दूसरा कह रहा है मैं 2 लाख की ले रहा हूं, तो उस केस में द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल कंट्रीब्यूशन इज सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम लिमिट फिक्स्ड बाय द श्योरिटी। यानी श्योरिटी को ने जो कॉन्ट्रैक्ट में मैक्सिमम लिमिट थी, आप बांटो इक्वल, लेकिन क्या करना? मैक्सिमम अमाउंट का ध्यान रख के जो है बांटनी है, मैक्सिमम अमाउंट का जो है ध्यान रख के जो है बांटनी है। तो यहां पर मेरे बच्चा हमारा चैप्टर 1 दैट इज यूनिट 1 कंप्लीट होता है। आई होप ये रिवीजन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। हम नेक्स्ट यूनिट बहुत जल्दी ही लेकर आएंगे। टाटा बाय बाय।